मैं बजरंग स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज उनियारा टोंक। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में देसी रियासतों के एकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। आज़ादी के पश्चात भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी 565 देसी रियासतों का भारत में एकीकरण करना। प्रिय विद्यार्थियों, उस समय भारत में दो प्रकार के क्षेत्र थे। एक वे क्षेत्र थे जहाँ पे देसी नरेश शासन करते थे। ऐसे क्षेत्रों को देसी रियासत के क्षेत्र कहा जाता था। दूसरे क्षेत्र वे थे जहाँ ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं वायसराय के माध्यम से संचालित होता था। ऐसे क्षेत्र को ब्रिटिश भारत कहा जाता था। जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत सरकार अधिनियम 1947 लागू हुआ तो तत्कालीन ब्रिटिश भारत के क्षेत्र पर स्वतः ही भारत सरकार का शासन स्थापित हो गया। लेकिन 565 जो देसी रियासत थी उनके सामने यह विकल्प दिया गया था कि वे भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी में भी विलय हो सकती हैं, और यदि उनकी इच्छा स्वतंत्र रहने की है तो वे स्वतंत्र भी रह सकती हैं। इसलिए काफ़ी रियासतों के मन में स्वतंत्र रहने की इच्छाएं थी। इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि इन रियासतों को कैसे भारत के साथ जोड़कर भारत के एकीकरण को संपन्न किया जाए। ये आज़ादी के बाद का सबसे जटिल बिंदु था और इस बिंदु को सोल्व करने का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। विद्यार्थियों, ये आधुनिक भारत के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में से एक है। देसी रियासतों के एकीकरण को पढ़ने के लिए हमें काफ़ी शब्दावलियों को भी क्लियर करना अति आवश्यक है। मैंने देसी रियासतों के एकीकरण पर 4 से 5 वीडियो बनाने का संकल्प लिया है ताकि इससे जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हैं उनका भी समाधान हो सके और आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो किस प्रकार एकीकरण हुआ उसको हम आगे शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के एकीकरण के प्रयास निम्नलिखित हुए। रियासतों का एकीकरण, तो पहला जो एकीकरण का प्रश्न था वो था कि देसी रियासतों को भारत के साथ कैसे जोड़े। द्वितीय इशू था फ्रांसीसी उपनिवेशों का विलय। चूँकि काफ़ी उपनिवेश फ्रांसीसियों के अभी भी भारत में थे, इसलिए उनका विलय किस प्रकार हुआ वह भी इस सीरीज में हम अध्ययन करेंगे। तृतीय, पुर्तगाली उपनिवेशों का विलय। विदित है कि भारत में सबसे पहले यूरोपीय कंपनी के रूप में पुर्तगाली आए और सबसे अंत में भारत से वापस भी पुर्तगाली ही गए। किस प्रकार गोवा दमन द्वीप वाले क्षेत्र से उनका निष्कासन किया गया और किस प्रकार गोवा दमन द्वीप को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया, इनको भी हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। चतुर्थ, अन्य कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विलय जैसे सिक्किम है, अंडमान निकोबार है, वो कैसे भारत के इनसेपरेबल पार्ट बने, उनका भी हम इस सीरीज में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जब भारत का एकीकरण कर लिया तो उसके बाद कुछ मुद्दे उभर कर आए जो एकीकरण के पश्चात पनपे, जिनमें मुख्य रूप से था राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का निर्माण कैसे हो, उनके लिए कौन कौन सी समितियां बनी, कौन से आयोग बने, उनकी मुख्य सिफारिशें क्या थी। इस चीज़ का अध्ययन हम इन वीडियो में करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि इन तमाम मुद्दों को बताने के लिए 4 से 5 वीडियो मेरे द्वारा तैयार किए जाएंगे। उनमें तमाम इन जो 500 पॉइंट्स दिए हैं उनका समाधान किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली उस समय भारत की क्या स्थिति थी। जैसा मैंने पहले बताया कि स्वतंत्रता जब मिली तो भारत में 565 छोटी बड़ी रियासतें थी। यदि इन देसी रियासतों में क्षेत्रफल देखा जाए तो ये तत्कालीन भारत के 48% क्षेत्रफल को कवर करती थी। लेकिन यदि हम जनसंख्या देखें इन देसी रियासतों में तो तत्कालीन भारत की लगभग 28% जनसंख्या इन क्षेत्रों में निवास
करती थी। क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1947 के तहत ये विकल्प दिया कि वे भारत, पाकिस्तान या स्वतंत्र रहने के तीनों विकल्प में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 तक आते आते अधिकांश रियासतों ने अपना निर्णय तय कर लिया कि वे किसके साथ जाना चाहती हैं, किसके साथ अपने विलय को पसंद करती हैं। तो इन 565 देसी रियासतों में 539 ने भारत के साथ रहने का संकल्प लिया। 23 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने पाकिस्तान में विलय की इच्छा जताई, लेकिन 3 ऐसी रियासतें बच गई थी जिन्होंने न तो पाकिस्तान न भारत दोनों के साथ न रहने का संकल्प पेश किया। तो ऐसी 3 रियासत 15 अगस्त 1947 तक बच गई जिन्होंने अपना निर्णय तय नहीं किया, अर्थात वे स्वतंत्र रहना चाहती थी। और ये 3 रियासत थी जिन्होंने एकीकरण की कहानी को जटिल बना दिया, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ये 3 हैं। इनका विलय कैसे हुआ, इनका भी हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम इनकी जो बेसिक आउटलाइन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, तब ही एकीकरण को सही ढंग से समझ पाएंगे। तो हमने देखा कि 48% भूभाग और 28% जनसंख्या इन देसी रियासतों में रहती थी। तो शेष जनता कहाँ रहती थी? तो शेष जनता ब्रिटिश भारत में निवास करती थी, जिस ब्रिटिश भारत की शासन व्यवस्था का प्रबंध वायसराय एवं गवर्नर जनरल करते थे। इस समय भारत में 9 ब्रिटिश प्रांत थे। यदि सभी देसी रियासतों में देखा जाए तो सबसे छोटी देसी रियासत बिलबारी थी, जो वर्तमान मध्य प्रदेश के एक पहाड़ी क्षेत्र में थी, जिसकी जनसंख्या लगभग 27 थी और वार्षिक इनकम 8 रुपये थी। तथा सबसे बड़ी रियासत यदि देखा जाए तो हैदराबाद थी। तो 2 चीज़ों का हमने यहाँ अध्ययन किया। तत्कालीन 565 देसी रियासतों में सबसे छोटी देसी रियासत बिलबारी मध्य प्रदेश थी, जबकि सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी। यदि हम इन देसी रियासतों में जनता की स्थिति देखें तो जनता को यहाँ पे गौण अधिकार थे। सच में देखा जाए तो जनता के पास कोई अधिकार नहीं थे। देसी रियासतों की स्थिति ब्रिटिश भारत से भी ज़्यादा बदतर थी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या मानवाधिकार सभी संदर्भों में ब्रिटिश भारत देसी रियासतों से ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा चेतना थी उनके अंतर्गत। देसी रियासत के शासकों ने जनता का हर प्रकार से दमन किया, तो दमित जीवन ज़्यादा बदतर था देसी रियासतों में। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों के अंतर्गत स्वतंत्रता का आंदोलन धीरे धीरे परवान चढ़ा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो परिस्थितियाँ पनपी, उसके बाद ब्रिटिश सरकार इस निर्णय पर पहुंच गई कि भारत को अब आज़ादी प्रदान करनी होगी। इस हेतु ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पारित किया, जिसको भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 नाम दिया गया। यह ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को ये पारित हुआ तथा 15 अगस्त 1947 को ये लागू हुआ। और लागू होते ही 2 डोमिनियन स्टेट का निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान। इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत देसी रियासतों पर जो ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित की गई थी वो खत्म कर दी गई तथा ब्रिटिश सरकार और देसी रियासतों के बीच जितनी भी संधियाँ थी उन सभी संधियों को समाप्त कर दिया गया। तो ये तय हुआ कि 15 अगस्त 1947 के पश्चात देसी रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन का जो सर्वोच्चता थी, पैरामाउंटसी थी, वो सदा सदा के लिए ख़त्म हो गई और देसी रियासत और ब्रिटिश क्राउन के बीच जो संधियाँ की गई थी वे भी 15 अगस्त 1947 के बाद समाप्त हो जाएंगी। अर्थात अब ब्रिटिश ताज का देसी रियासत वाले भारत पर भी कोई अधिकार नहीं रहा, क्योंकि ब्रिटिश भारत में तो सीधा ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधिकार स्थापित हो गया था। लेकिन भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से यह भी घोषणा कर दी गई कि अब देसी रियासतों पर भी ब्रिटिश क्राउन का कोई अधिकार नहीं होगा। इस समय भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली।
तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट ने एक घोषणा की जिसको एटली घोषणा कहते हैं। एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 की थी। एटली घोषणा के माध्यम से ये कहा गया कि हम भारत को आज़ाद करेंगे। साधारण रूप से क्लीमेंट एटली घोषणा में 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता हस्तांतरित करने की बात कही गई, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना मुनासिब समझा गया। क्लीमेंट एटली की घोषणा में की गई कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन क्या था, इसके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। IOA के अनुसार देशी रियासतों के पास 3 विकल्प दिए गए थे: स्वतंत्र बने रहने का विकल्प, भारतीय डोमिनियन में शामिल होने का विकल्प और पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल होने का विकल्प। ये कहा गया कि IOA को ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा एटली घोषणा के माध्यम से किया गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसको अधिमिलन पत्र भी कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का प्रथम बार प्रावधान 1935 के अधिनियम में था। जब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ा तो उस समय हमने अध्ययन किया कि पहली बार एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया था और ऐसा संघ ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलकर बनाया जाना था, लेकिन उसमें कुछ शर्तें ऐसी रखी गई जिस कारण यह संघ अस्तित्व में नहीं आया। उस अधिनियम में ये प्रावधान था कि जो रियासत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर करती थी वह अपने विदेश नीति, रक्षा, यातायात और कम्युनिकेशन जैसे मुद्दों को केंद्रीय सरकार को, संघ सरकार को हस्तांतरित करती थी और शेष मामलों में उसको आंतरिक स्वायत्ता रहती थी। ऐसे प्रावधान उसमें किए गए थे। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का पहली बार यदि हम देखते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये देखने को मिलता है। तो 1935 के अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान था जो देशी रियासत और ब्रिटिश भारत से मिलकर बनना था। इस पत्र पर जो रियासतें हस्ताक्षर करती थी वे अपने प्रतिरक्षा, विदेशी मामले तथा यातायात एवं संचार व्यवस्था का उत्तरदायित्व संघीय सरकार को सौंप देती थी, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविज़न थे जिसके कारण ये संघ अस्तित्व में नहीं आया। जैसा हमने 1935 के अधिनियम में अध्ययन किया कि 2 ऐसे प्रोविज़न जोड़े गए जिस कारण ये संघ अस्तित्व में नहीं आया। पहला प्रोविज़न ये किया गया था कि जितनी भी देशी रियासतें हैं उनका 50% कम से कम 50% शामिल होनी चाहिए। जैसे 565 देशी रियासत हैं तो इसकी 50% जो रियासत हैं वो भी शामिल होनी चाहिए। दूसरा ये प्रोविज़न जोड़ा गया कि जो रियासतें जुड़ती हैं उनकी कुल जनसंख्या का 50% भी, जैसे पूरे देशी रियासतों में माना कि जैसे 5 करोड़ जनसंख्या निवास करती है तो जो रियासतें संघ में मिलना चाहती हैं उनकी जनसंख्या भी कम से कम 2.5 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। मतलब कुल देशी रियासतों में रहने वाली जनसंख्या का 50% कम से कम प्रतिनिधित्व करने वाली देशी रियासतें भी जुड़नी चाहिए। साथ ही देशी रियासतों की भी इच्छा संघ के साथ जुड़ने की नहीं थी, बल्कि वे स्वतंत्र शासक की तरह रहना चाहते थे। इस कारण यह संघ अस्तित्व में नहीं आ पाया। जैसा हमने पहले अध्ययन किया, 20 फरवरी 1947 को एटली घोषणा के द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ तो फिर ये प्रश्न उभर कर आया कि जब आज़ादी प्रदान की जाएगी तो देशी रियासतों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा। जैसा हमने अध्ययन किया कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लाया गया और जिसके तहत फिर 3 विकल्प दिए गए। ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए: स्वतंत्र रहने का विकल्प, इंडियन डोमिनियन में शामिल होने का विकल्प और पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल होने का विकल्प। अतः भारत सरकार ने आज़ादी के बाद देशी रियासतों का एकीकरण करने के लिए
एक प्रक्रिया तय की और इस प्रक्रिया के तहत 2 लीगल डॉक्यूमेंट तैयार किए गए। ये कौन से डॉक्यूमेंट थे? पहला था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसको अधिमिलन पत्र कहते हैं। द्वितीय स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, यथास्थिति समझौता। 2 तरह के लीगल डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देश का इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार किए। कोई भी रियासत तभी ही विलय हो सकती थी जब इन 2 में से किसी एक डॉक्यूमेंट पर वह हस्ताक्षर करती थी। अब ये क्या हैं, इनको हम फिर देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यदि कोई रियासत इस पे साइन करती थी तो क्या इफेक्ट होता था? इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके कोई भी भारतीय देशी रियासती नरेश भारतीय संघ में सम्मिलित हो सकता था, लेकिन उसको अपने राज्य के प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और यातायात एवं संचार व्यवस्था का उत्तरदायित्व संघीय सरकार को सौंपना होता था। द्वितीय जो एग्रीमेंट था वो था स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, यथास्थिति समझौता। इस दस्तावेज के अनुसार अंग्रेजी साम्राज्य के समय जो स्थिति तत्कालीन केंद्रीय सरकार की थी, अब उसके स्थान पर संघीय स्तर पर स्वतंत्र भारत की केंद्रीय सरकार की स्थिति को मान्यता प्रदान करना था। बदले में स्वतंत्र संघीय सरकार संबंधित देशी रियासत को 1947 से पूर्व की स्थिति प्रदान करती थी। इसका तात्पर्य क्या है कि ये किया गया कि पहले 1947 से पहले, मतलब स्वतंत्रता से पूर्व, किसी रियासत की जो कंडीशन थी, जो स्थिति थी, उसको स्वीकार कर लिया गया, यथास्थिति रखा गया। क्योंकि पहले भी जैसे विदेशी मामले थे, रक्षा थी, प्रतिरक्षा थी, यातायात एवं संचार व्यवस्थाएं थी, ये देशी रियासतों के पास न होकर केंद्र के अंतर्गत गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के पास हुआ करते थे। तो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट में ये तय किया गया कि जो अधिकार पहले गवर्नर जनरल के पास थे वे अब यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ जाएंगे, संघीय सरकार के पास आ जाएंगे, और जो राइट पहले देशी नरेश के पास थे वे राइट अभी भी बने रहेंगे। अर्थात जो केंद्रीय शक्तियों में जो परिवर्तन हुआ तो वहाँ से वायसराय की जगह भारत सरकार के पास शक्ति का हस्तांतरण हुआ, बदले में देशी शासक के पास जो पावर है वो बने रहेंगे। ऐसा हैदराबाद के साथ स्टैंड स्टील एग्रीमेंट हुआ था। अधिकांश देशी राज्यों ने 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में विलय को स्वीकार किया, लेकिन आज़ादी की मध्य रात्रि तक 3 ऐसी रियासतें रह गई थी जो भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थी। उनमें हैं कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इनका विलय कैसे होगा, इनकी कहानी अपन अगले वीडियो में देखेंगे। उससे पूर्व कुछ चीज़ें और हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। अब रियासत का विलय कैसे हो, क्योंकि 565 रियासतों का विलय करने का दायित्व एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसमें दृढ़ संकल्प हो, जिसमें कार्य के प्रति कमिटमेंट की भावना हो। इसलिए ऐसा व्यक्ति तो उस समय केवल एक ही दिख रहा था, और वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत का आयरन मैन या भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जिस प्रकार बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण छोटे छोटे टुकड़ों से एक एकीकृत राष्ट्र बनाया, वैसा ही प्रयास भारत के अंतर्गत सफलतापूर्वक तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। हालांकि बिस्मार्क के क्षेत्र से काफ़ी बड़ा क्षेत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकृत किया, जो वहाँ से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ज़्यादा विस्तृत था, ज़्यादा विविधतापूर्ण था। तो सच मायने में देखा जाए तो पटेल का कार्य बिस्मार्क से भी काफ़ी बड़ा था। तो सरदार पटेल तथा देशी राज्यों के, तो अब ये तय हुआ कि इन देशी राज्यों के साथ कैसे निपटा जाए, किस प्रकार इनके लिए एकीकरण की प्रक्रिया तय की जाए। तो फिर एक रियासती मंत्रालय बनाया गया। रियासती मंत्रालय को ये दायित्व दिया गया कि इन देशी जो रियासत हैं उनका विलय भारत के साथ करना है। इस हेतु जो प्रक्रियाएं हैं, जो साधन हैं, वो कौन से होंगे, इनका तय करना है। तो जो देशी रियासतें भारत में मिलने को तैयार नहीं थी, उनसे बातचीत करने का उत्तरदायित्व तत्कालीन अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। विदित है
कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा बनी। उसी समय भारत की प्रथम अंतरिम सरकार का गठन भी हुआ 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली और उस अंतरिम सरकार के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्योंकि जैसे ही आज़ादी मिली तो यही अंतरिम सरकार ही भारत की सरकार के अंतर्गत बदल गई थी। रियासती मंत्रालय का गठन, हमने जैसा पहले देखा कि रियासतों का एकीकरण करने के लिए एक मंत्रालय के गठन की आवश्यकता पड़ी, इसलिए रियासती मंत्रालय का गठन 27 जून 1947 को किया गया। इसका गठन 27 जून को किया गया, लेकिन 5 जुलाई 1947 को इसका अतिरिक्त प्रभार सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। 27 जून 1947 को विभाग बना और 5 जुलाई 1947 को इसका प्रभार सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता के लिए रियासती मंत्रालय के सेक्रेटरी के रूप में वीपी मेनन की नियुक्ति की गई। वीपी मेनन इससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे, जो भारतीय इंडियन सिविल सर्विस के एक जाने माने ऑफिसर थे। इनको बाबू मेनन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक बाबू के पद से प्रमोट होकर इंडियन सिविल सर्विस में आए थे, इसलिए इनको बाबू मेनन भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं रियासती मंत्रालय का गठन 27 जून 1947 को हुआ, जिसका 5 जुलाई 1947 को प्रभार सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया और सेक्रेटरी के रूप में वीपी मेनन की नियुक्ति हुई, जिनको बाबू मेनन भी कहा जाता था। अब सरदार पटेल ने सबसे पहले देसी रियासतों से एक अपील की बड़े विनम्र तरीके से कि हम आपसे केवल वे 3 विषय ही लेना चाहते हैं जिन 3 विषयों को तत्कालीन गवर्नर जनरल एवं वायसराय ने ले रखे थे। तो 3 चीज़ों के लिए उन्होंने डिमांड की कि ये 3 चीज़ें हमें आप स्थानांतरित कर दें, बदले में आप आंतरिक रूप से स्वायत्त रह सकते हैं। लेकिन उस समय तक अधिकांश देसी रियासतों की इच्छाएं स्वतंत्र रहने की थी, इसलिए नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन के माध्यम से एक और अपील करवाई गई और देसी शासकों का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने ये घोषणा की कि भारत के साथ रहने में आपकी भलाई है और ब्रिटिश क्राउन की तरफ से आपको कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि देसी रियासतों के ऊपर अब हमारी सर्वोच्चताएं खत्म होने वाली है। इसलिए आपका भारत या पाकिस्तान में जिसमें भी आप विलय चाहते हैं, हित यही होगा कि आप इनमें विलय का निर्णय ले लें। तो लॉर्ड माउंटबेटन की इस घोषणा का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। 3 जून 1947 को ये निर्णय हुआ और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन खत्म हुआ। 5 जुलाई को जब रियासती मंत्रालय हुआ, 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिलनी थी। तो इतने कम समय में भारत की 565 देसी रियासतों का हल करना एक वास्तव में बड़ा टेढ़ा कार्य था। मात्र 40-45 दिन के अंतर्गत 565 देसी रियासतों का भारत में विलय करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसको दृढ़ संकल्प व्यक्ति ही कर सकता था। सरदार पटेल ने एक अपील की कि 3 विषय हमें आप प्रदान कीजिए, बदले में हम आपको सुरक्षा देंगे। लेकिन कुछ समय बाद पटेल की भाषा में अंतर आया और उन्होंने देसी रियासतों के भीतर होने वाले आंदोलन की धमकी भी प्रदान की कि उस समय फिर भारत सरकार आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी। परिस्थितियों को भांपते हुए अधिकांश देसी शासकों ने भारत या पाकिस्तान में विलय के बारे में घोषणा की, जिनमें 539 देसी रियासत भारत के पक्ष में और 23 पाकिस्तान के पक्ष में विलय हुई। लेकिन 15 अगस्त 1947 तक 3 रियासतें फिर भी रह गई, जिनका विलय कैसे होता है, किस प्रकार संघर्ष होगा, वो आगामी वीडियो में देखेंगे। तो सरदार पटेल ने देसी शासकों से अपील की कि वे भारत के सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहयोग करें।
सर्वप्रथम उन्होंने प्रतिरक्षा, विदेशी संबंध और संचार व्यवस्था जैसे 3 मुख्य विषयों के संबंध में ही राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित होने का आग्रह किया। साथ ही नरेशों को उसने आश्वासन भी दिया कि भारतीय कांग्रेस राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो प्रारंभ में कांग्रेस का दृष्टिकोण सकारात्मक था, सहयोगी था देशी रियासतों के प्रति। सरदार पटेल के साथ साथ देशी रियासतों के एकीकरण में जिनका बड़ा योगदान रहा वो लॉर्ड माउंटबेटन की जब नरेंद्र मंडल की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, बैठक बुलाई गई, सम्मेलन बुलाया, तो उसमें जो उसके द्वारा देशी रियासत के शासकों को जो मैसेज दिया उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार वीपी मेनन और तत्कालीन चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसको हमने नरेंद्र मंडल कहा है, कि चांसलर का भी पूरा योगदान रहा। तो 5 जुलाई 1947 को रियासती मंत्रालय का गठन हुआ और 15 अगस्त तक अधिकांश रियासतें मिलने के लिए तैयार हो गई। जब सरदार पटेल देशी रियासतों का एकीकरण कर रहे थे तो 2 बाधाएं मुख्य रूप से उनके सामने आ रही थी। पहली बाधा जिन्ना की तरफ से उत्पन्न की जा रही थी और दूसरी बाधा स्वयं देशी रियासत के शासकों की तरफ से की जा रही थी। पहली बाधा क्या थी? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा विभिन्न भारतीय देशी नरेशों को लोक लुभावनी प्रस्ताव दे रहा था, ब्लैंक चेक दे रहा था कि आप जो चाहते हैं वो इस ब्लैंक चेक में लिखिए, आपकी हर इच्छा की पूर्ति की जाएगी बशर्ते आप पाकिस्तान में विलय होना चाहते हैं। द्वितीय बाधा विभिन्न क्षेत्रों के देशी शासकों द्वारा स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति के कारण खड़ी हो रही थी। काफ़ी शासक नवाब ऐसे थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, जैसे राजपूताना की रियासतें थी, उनके शासक अलग अलग संगठन बना रहे थे, अलग अलग संघ बना रहे थे। जोधपुर के शासक थे, उदयपुर के शासकों ने किया, कोटा में अलग मंडल का गठन हो रहा था, ऐसे ही काठियावाड़ में भी थी, हैदराबाद थी, जूनागढ़ थी, कश्मीर थी, कोयम्बटूर थी। तो इस प्रकार काफ़ी ऐसे क्षेत्र थे जहाँ के शासकों ने स्वतंत्र रहने की इच्छाएं प्रकट की। तो कैसे होता है ये हम आगे वीडियो में अध्ययन करेंगे।